दोस्तों, क्या हुआ जब एक आईपीएस भिखारी का भेष बनाकर सरकारी अस्पताल चेकिंग करने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको थप्पड़ मार कर भगा देता है और कहता है कि तुम जैसे भिखारी को यहाँ दवाई नहीं मिलेगी। लेकिन जब आईपीएस महिला अपने असली रूप में आती है तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के धनबाद की है। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता के साथ साथ एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 23 साल की थी और वह शादी लायक हो गई थी। जैसे जैसे वह जवान हो रही थी, माता पिता को शादी की चिंता भी सताने लगी। बेटी से कहते कि बेटी, अब तुम जवान होने लगी हो, हम तुम्हारे लिए लड़का तलाश करेंगे। लेकिन बेटी अपने माता पिता से कहती, पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं आपकी गोद में पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी पूरी उम्र इस समाज में हो रहे अत्याचार और कुरीतियों को देखते हुए निकाल दी है। शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले इस समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को खत्म करूंगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस अधिकारी बनने की सोची और दिन रात मेहनत करने के बाद अंततः वह आईपीएस बन गई। आईपीएस बनने के बाद अब वह सोचती है कि मुझे अपने शहर में सरकारी अस्पताल पर छापा मारने का प्लान बनाना चाहिए। उसे पहले से ही कुछ जानकारियों के जरिए पता था कि अस्पताल में कई गड़बड़ियां चल रही हैं, दवाइयों की चोरी, मरीजों से अवैध वसूली, डॉक्टरों की लापरवाही, सब कुछ लेकिन बिना सबूत के कुछ भी करना मुश्किल था। वह जानती थी कि अगर किसी बड़े अफसर के तौर पर छापा मारा तो स्टाफ पहले ही सतर्क हो जाएगा और सबूत मिटा दिए जाएंगे। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह अस्पताल के असली हालात देख सके बिना किसी को शक हुए। उसने अपने कमरे में बैठकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार एक ही दिक्कत आ रही थी, पहचान छुपाने की। आखिरकार उसे एक तरीका सूझा, अगर वह भिखारी के वेश में अस्पताल में दाखिल हो जाए तो कोई उस पर ध्यान भी नहीं देगा और वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सकेगी। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अगर सच को सामने लाना था तो उसे यह करना ही था। अगले दिन उसने अपने भरोसेमंद कांस्टेबल रवि को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा वेश चाहिए जिससे कोई भी मुझे पहचान ना सके। कपड़े फटे पुराने होने चाहिए, बाल उलझे हुए और चेहरा इतना मैला कि कोई देखे तो भी ना पहचान पाए। रवि चौंक गया, लेकिन बिना सवाल किए उसने एक जोड़ी पुरानी कपड़े और थोड़ी गंदगी लाने की व्यवस्था कर दी। संजना ने वह फटे पुराने कपड़े पहने, अपने बालों को अस्त-व्यस्त किया और चेहरे पर गंदगी मन ली। आईने में खुद को देखा तो उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। वह अब एक गरीब लाचार भिखारी की तरह दिख रही थी। अब उसे सिर्फ अपनी आवाज और हाव भाव भी वैसे ही करने थे। उसने कुछ देर तक खुद को आईने में देखा और बुदा बेटा, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू होता है। अगले दिन सुबह होते ही वह अस्पताल के बाहर पहुंच गई। उसने देखा कि अस्पताल के गेट के पास पहले से ही कुछ भिखारी बैठे हुए थे। वह भी उनके पास जाकर बैठ गई और अपने आसपास की हलचल देखने लगी। अस्पताल के गेट पर गार्ड तैनात था जो कभी कभी मरीजों को अंदर जाने से रोक देता, खासकर उन गरीब लोगों को जो फटे पुराने कपड़ों में होते। संजना ने गहरी सांस ली और अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अस्पताल में कदम रखा, गार्ड ने उसे रोका। ए बुढ़िया, कहाँ घुसी जा रही है? यहाँ कोई भिखारी नहीं आ सकता, चल निकल। गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। संजना लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि अगर उसने गुस्से में कोई प्रतिक्रिया दी तो मिशन खतरे में पड़ सकता था। उसने विनम्रता से कहा, बाबू, मेरा बेटा बहुत बीमार है, अंदर डॉक्टर को दिखाना है, बस एक बार जाने दो। गार्ड ने घूर कर देखा, फिर उसकी हालत देखकर बड़बड़ाया, जा अंदर, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना। संजना अंदर पहुंची तो पहली ही नजर में उसे माहौल अजीब सा लगा। गंदगी फैली हुई थी, फर्श पर जमी धूल और बदबू से अस्पताल कम कोई भूत या इमारत ज्यादा लग रही थी। मरीज परेशान घूम रहे थे, कोई डॉक्टर से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था तो कोई दवा के लिए लाइन में खड़ा था। उसने देखा कि दवा लेने वालों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन स्टाफ किसी को दवा नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोल रहा था, बाबू, डॉक्टर ने ये दवा लिखी है, मुझे दे दो। लेकिन काउंटर पर बैठा आदमी बोला, पहले पैसे निकाल फिर मिलेगी दवा। संजना के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। यह वही दवाएं थी जो सरकार की तरफ से मुफ्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खुलेआम पैसे लिए जा रहे थे।
उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि एक महिला डॉक्टर मरीजों को देख रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब थी। वह सिर्फ उन्हीं मरीजों को ठीक से देख रही थी जो अमीर दिखते थे, गरीबों को बस चलता कर रही थी। एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई और बोली, मैडम मेरा बेटा 2 दिन से बहुत बीमार है, बस देख लीजिए। डॉक्टर ने ऊब भरी नज़र से उसे देखा और कहा, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस भरो, फिर देखेंगे। महिला ने कांपते हुए कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में तो गरीबों का इलाज मुफ्त होता है ना। डॉक्टर ने झुंझला कर जवाब दिया, यहाँ ऐसे नियम नहीं चलते। अगला मरीज संजना का खून खौल उठा। वह जान गई थी कि अस्पताल में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसने कुछ देर और नज़र रखी और फिर उस वार्ड की तरफ बढ़ी जहां ऑपरेशन होते थे। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक डॉक्टर और नर्स आपस में बात कर रहे थे। आज के 3 मरीजों से बढ़िया रकम मिली है, 1-2 ऑपरेशन और करवाओ तो ऊपर तक माल पहुंचेगा। हाँ, लेकिन दवाओं का क्या करें? कमीशन वाले बोल रहे हैं कि इस बार थोड़ा और हिस्सा चाहिए। संजना को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह अस्पताल मरीजों के लिए नहीं बल्कि लूटने की जगह बन चुका था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह और गहराई से छानबीन करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया तो देखा कि अस्पताल के एक कर्मचारी की नज़रें उस पर जमी हुई थी। वह कुछ ज्यादा ही ध्यान से उसे देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। संजना को समझ में आ गया कि अब उसे सावधान रहना होगा। अगर उसका भेद खुल गया तो यह मिशन खतरे में पड़ सकता था। उसने तुरंत अपना रुख बदला और बाहर जाने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उस कर्मचारी ने किसी को इशारा किया और 2 आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब संजना मुश्किल में थी। अगर वह भागने की कोशिश करती तो शक और बढ़ जाता। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह वहां से निकल भी जाए और किसी को शक भी ना हो। उसने तुरंत अपना कदम पीछे किया और वहीं एक कोने में बैठ गई, जैसे कोई कमजोर और लाचार भिखारी हो। संजना ने झुककर अपना चेहरा छुपा लिया और धीमे धीमे खांसने लगी, जैसे कोई बीमार और लाचार औरत हो। उसने अपने दुपट्टे को और नीचे कर लिया ताकि उसका चेहरा पूरी तरह से ढका रहे, लेकिन उन दोनों आदमियों के कदम तेज हो चुके थे। वे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। बुढ़िया इधर आ, उनमें से एक ने तेज आवाज में कहा। संजना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि अगर उसने घबराहट दिखाई तो शक और गहरा जाए आगा। वह अपने अंदरूनी गुस्से और डर को दबाते हुए कांपती आवाज में बोली, बाबू कुछ नहीं किया, मैंने बस अंदर बैठ गई थी, बहुत ठंड लग रही थी। दूसरा आदमी, जो शायद अस्पताल का कोई वरिष्ठ कर्मचारी था, झुंझला कर बोला, बड़ा चालाक लग रहा है, यहाँ हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, समझी, चल निकल यहाँ से। संजना ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि उन्हें केवल यही शक हुआ कि वह बस अंदर बैठी थी, ना कि जासूसी कर रही थी। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और चलते चलते अस्पताल के एक अंधेरे गलियारे में घुस गई, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकलती, उसे वार्ड नंबर 6 के पास से किसी के रोने की आवाज आई। बट हिचक गई। एक महिला किसी डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकिए, मेरी बेटी बस पैसे लाने गई है, कुछ ही देर में पैसे मिल जाएंगे। डॉक्टर ने बेरुखी से जवाब दिया, हम कोई मुफ्त सेवा नहीं चला रहे यहाँ, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलते ऑपरेशन नहीं होगा। संजना का खून खोल उठा। उसने धीरे से एक खिड़की से झांक कर अंदर देखा। एक आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा था, शायद बेहोश। डॉक्टर और नर्स आराम से खड़े थे, जैसे किसी सौदे का इंतजार कर रहे हो। महिला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, डॉक्टर साहब मेरे पति की हालत बहुत खराब है, कुछ तो रहम कीजिए। डॉक्टर हंसा, रहम, ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ भी पैसा बोलता है। जो मुफ्त का इलाज चाहते हैं वे बाहर जाकर मरे। संजना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तय कर लिया था कि अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना ही होगा, लेकिन उसे एक बड़ा दांव खेलना था। उसने अपने पुराने फोन में एक गुप्त रिकॉर्डिंग चालू कर दी और धीरे धीरे वार्ड में घुस गई। वह बड़बड़ा लगी, बेटा ये कौन सा वार्ड है, मेरा भी इलाज हो सकता है क्या? डॉक्टर ने उसे घूरकर देखा, अबे बुढ़िया कहाँ आ गई?
भाग यहाँ से। संजना वही जमीन पर बैठ गई। बाबू बहुत दर्द हो रहा है, कोई देख लेगा क्या? डॉक्टर ने गुस्से में नर्स की तरफ देखा। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? और फिर महिला की ओर मुड़कर कहा, देख अगर पैसे नहीं है तो मरीज को ले जा यहाँ से, हमारा टाइम खराब मत कर। महिला फूट फूट कर रो पड़ी। संजना ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, अब उसे बस सही वक्त का इंतजार था। तभी वार्ड में पहले से खड़ा एक आदमी चौंक कर संजना की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र कुछ जानी पहचानी लगी। संजना समझ गई कि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। आदमी लगातार संजना को घूर रहा था। वह असहज महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ रुकी तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। उसने तुरंत ही अपने सिर पर पड़े मैले कपड़े को और नीचे कर लिया और धीरे धीरे वार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा। डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गई। उसने एक नज़र संजना पर डाली और फिर इशारे से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। गार्ड तेजी से उसकी ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही है? संजना ने कांपने का नाटक करते हुए कहा, बेटा बस इलाज करवाने आई थी। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, इसको बाहर निकालो, ना जाने कहाँ से यह भिखारी चले आते हैं। गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी संजना ने जानबूझकर जमीन पर गिरने का नाटक किया और जोर जोर से कराह नहीं लगी, अरे बाबू मेरा तो हाथ टूट गया। अब अस्पताल में मौजूद बाकी मरीज और उनके परिजन भी संजना की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को गार्ड का इस तरह एक बूढ़ी औरत के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं लगा। एक महिला बोली, अरे इसे मार क्यों रहे हो? भिखारी है तो क्या इलाज करवाने का हक नहीं है? ये सुनकर कुछ और मरीज भी बोलने लगे, हाँ ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ किसी को भी इलाज से नहीं रोका जा सकता। भीड़ इकट्ठी होने लगी। डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ थोड़ा घबरा गया। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, ठीक है, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और देख लो क्या हुआ है, लेकिन जल्दी करो, फालतू का ड्रामा मत बनाओ। संजना अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। उसका पहला प्लान काम कर गया था। अब उसे अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों में जाने का मौका मिल सकता था। गार्ड उसे पकड़कर इमरजेंसी वार्ड में ले गया। वहां एक नर्स आई और लापरवाही से बोली, क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही गिर गई थी, देख लो, अगर ठीक है तो निकाल दो इसे यहाँ से। नर्स ने एक हल्की नज़र डाली और बोली, कुछ नहीं हुआ इसे, चल भाग यहाँ से। लेकिन संजना को तो अब अस्पताल के अंदर और गहराई तक जाना था। उसने दर्द से कराने का नाटक करते हुए कहा, अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक्सरे तो करा दो। डॉक्टर चिढ़ गया, एक्सरे? तेरे जैसे भिखारी का एक्सरे क्यों करे? तभी अचानक संजना ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे देखो ये लोग इलाज नहीं कर रहे, सरकारी अस्पताल में गरीबों को ऐसे फेंक दिया जाता है। आसपास के मरीज और उनके रिश्तेदार फिर से इकट्ठा होने लगे। लोग फुसफुसाना लगे, ये डॉक्टर तो सच में गरीबों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। डॉक्टर घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, इसे एक्सरे रूम में ले जाओ। अब संजना के पास अस्पताल के और अंदर जाने का रास्ता मिल गया था। उसे पता था कि एक्सरे रूम के पास ही स्टोरेज रूम होता है, जहां दवाएं और जरूरी सामान रखा जाता था। जैसे ही वह एक्सरे रूम की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि स्टोरेज रूम के बाहर दो आदमी खड़े थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। साहब ने कहा है कि रात में ट्रक आएगा, सारा सामान लोड करवा देना। कितना माल जाएगा? कम से कम 50 लाख की दवाएं सरकार की सप्लाई आई थी, लेकिन यहाँ के मरीजों को क्या देना? बेच देंगे बाहर, बढ़िया पैसा मिलेगा। संजना का दिमाग तेजी से चलने लगा। यह उसकी रिकॉर्डिंग के लिए सबसे बड़ा सबूत था। उसने चुपचाप अपना पुराना फोन ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन तभी एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ गई। उसने गुस्से से कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? गार्ड की कड़क आवाज़ सुनकर संजना ठिठक गई। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा रास्ता भूल गई थी, बाथरूम जाना था। गार्ड ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। बाथरूम? तू यहाँ स्टोरेज रूम के पास क्या कर रही है? संजना को महसूस हुआ कि अब बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत जमीन पर गिरने का नाटक किया और जोर जोर से कराने लगी, अरे बाबू बहुत चक्कर आ रहा है, मेरी सांस फूल रही है। गार्ड अचानक घबरा गया। उसने
पीछे मुड़कर नर्स को आवाज दी, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ, ये बुढ़िया तो यहीं गिरी जा रही है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर संजना ने चुपचाप फोन को स्टोरेज रूम के दरवाजे के पास छुपा दिया ताकि वह बाकी बातचीत को रिकॉर्ड करता रहे। तभी डॉक्टर आया और गुस्से में बोला, अबे फिर यही बुढ़िया, ये तो ड्रामा कर रही है। गार्ड ने सिर हिलाया, सर मुझे भी शक हो रहा है, ये बार बार इधर उधर घूम रही है। डॉक्टर ने संजना की तरफ देखा और अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने संजना को ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, रुको, यह मुझे कहीं देखी हुई लग रही है। अब संजना के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने अचानक तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने झपट कर उसका दुपट्टा पकड़ लिया। कपड़ा नीचे गिर गया और अब संजना का चेहरा सबके सामने था। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया, वह हकलाने लगा, अरे ये तो वही आईपीएस अफसर है। सारे अस्पताल में खलबली मच गई। डर ने घबराकर हाथ छोड़ दिया। स्टाफ के कुछ लोग दौड़कर बाहर भागने लगे। संजना ने तुरंत जेब से अपना असली फोन निकाला और तेज आवाज में बोली, सब रुक जाओ, मैं आईपीएस संजना वर्मा हूँ और तुम सब रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। डॉक्टर हकबक गया, मगर मैडम आप यहाँ इस भिखारी के भेष में? संजना ने गुस्से से कहा, ताकि तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोग बेनकाब हो सके। मुझे तुम्हारी असलियत जाननी थी और अब मेरे पास पक्के सबूत हैं। इतना कहकर उसने स्टोरेज रूम की ओर इशारा किया, वहां अंदर चलो, सब देखना है मुझे। डॉक्टर और गार्ड अब पूरी तरह से डर चुके थे। संजना ने अपने सीनियर अधिकारियों को कॉल किया, इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत फोर्स भेजिए, यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के बाहर आकर रुक गई। अंदर भगदड़ मच गई। डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ इधर उधर भागने लगे, लेकिन संजना की तेज नजरें हर एक को परख रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ अंदर घुसे और तुरंत आदेश दिया, कोई भी अस्पताल से बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी ली जाएगी। संजना ने गार्ड की तरफ इशारा किया, इसे पकड़ो, ये स्टोरेज रूम के पास मुझसे भिड़ रहा था, जरूर इसमें भी कोई साजिश होगी। गार्ड घबराकर पीछे हटने लगा, मैडम मैं तो बस अपना काम कर रहा था, संजना ने ठंडी आवाज में कहा, वह तय करने का हक अब कोर्ट के पास होगा। इंस्पेक्टर शर्मा के इशारे पर दो पुलिस वालों ने गार्ड को दबोच लिया। इस बीच संजना खुद स्टोरेज रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था, तोड़ दो, एक पुलिस वाले ने जोरदार लात मारी और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर का नजारा देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ महंगी दवाइयों के डिब्बे रखे थे, लेकिन मरीजों के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए। वहां नकली दवाइयों की खेप भी पड़ी थी जो गरीब मरीजों को दी जा रही थी। संजना ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, यही है इस अस्पताल का असली चेहरा। लोग यहाँ इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं और इन्हें जहर दिया जाता है। इतना सुनते ही वहाँ खड़े मरीजों और उनके परिवार वालों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हमारे बच्चों को यही नकली दवाएं दी जाती थी, हमारे बूढ़े माँ बाप की हालत इन्हीं की वजह से खराब हुई। इधर पुलिस स्टाफ को गिरफ्तार कर रही थी, उधर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी एक आदमी संजना के पास दौड़ता हुआ आया, मैडम वो देखिए आपका फोन। संजना चौंकी, यह वही फोन था जिसे उसने स्टोरेज रूम के पास छुपाया था। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग चेक की। जैसे ही उसने प्ले किया, अस्पताल के पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। कैसे सरकारी दवाएं बाहर बेची जा रही थी, कैसे मरीजों को नकली दवाएं दी जा रही थी और कैसे गरीबों का इलाज करने से मना किया जाता था। डॉक्टर के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे ऊपर के लोग करवा रहे थे, मैं मजबूर था। संजना ने गुस्से से कहा, तुम्हारी मजबूरी के कारण कितने गरीबों की जान गई जानते हो? डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संजना को यकीन था कि इस अस्पताल का भ्रष्टाचार यही खत्म नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने इंस्पेक्टर शर्मा से कहा, डॉक्टर और स्टाफ तो मोहरे हैं, असली खेल कोई और खेल रहा है, हमें बड़े लोगों तक पहुंचना होगा। तभी एक पुलिस वाला भागता हुआ आया, मैडम स्टोरेज रूम के अंदर एक कंप्यूटर मिला है, उसमें कुछ फाइलें लॉक है, शायद इन्हीं से कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। संजना तुरंत कंप्यूटर के पास गई। उसने टेक टीम को बुलाया, जिन्होंने कुछ मिनटों में फाइलें अनलॉक कर दी। स्क्रीन पर जो खुला
उसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये तो एक पूरा काला धंधा है। इंस्पेक्टर शर्मा हैरान रह गए। डॉक्टर की मेल आईडी से कई बड़े व्यापारियों और नेताओं के साथ लेनदेन के रिकॉर्ड थे। सरकारी अस्पताल की दवाएं प्राइवेट फार्मा कंपनियों को बेची जा रही थी और उन कंपनियों के मालिक कोई आम लोग नहीं थे बल्कि शहर के कुछ नामी नेता और अफसर थे। संजना ने ध्यान से लिस्ट देखी और एक नाम पर उसकी नज़र टिक गई, राकेश चौधरी, स्वास्थ्य विभाग का हेड। संजना ने गहरी सांस ली। अब समझ आया कि अस्पताल में इतनी धांधली कैसे हो रही थी। ऊपर से ही पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, अब क्या करें मैडम? संजना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, अब वक्त है असली शिकारी को पकड़ने का। उस रात संजना ने पूरी योजना तैयार की। उसने गुप्त रूप से राकेश चौधरी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि वह बेहद शातिर इंसान था। हर जगह उसके खास आदमी तैनात थे और उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन संजना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक खास जाल बिछाएगी। अगली सुबह संजना ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपने एक भरोसेमंद पुलिस वाले को अस्पताल का नया मैनेजर बनाकर राकेश चौधरी से संपर्क करवाया। पुलिस वाले ने फोन किया, सर, सरकारी दवाइयों का नया स्टॉक आ गया है, पहले की तरह इसे बेचने की डील करनी है। राकेश चौधरी हंसा, अरे तू नया है ना, इस काम में घबराने की जरूरत नहीं, बता इस बार कितने का माल है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, करीब 50 लाख की दवाएं हैं, लेकिन इस बार हमें डील थोड़ी जल्दी करनी होगी। पुलिस इन दिनों बहुत सख्त हो रही है। राकेश चौधरी हंसा, अरे पुलिस को मैं अपनी जेब में रखता हूँ, तू बस माल तैयार रख, मैं खुद पैसे लेकर आऊँगा। बस यही मौका था। संजना ने पूरी फोर्स को तैयार कर दिया। रात के करीब 11 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, राकेश चौधरी एक काले शीशे वाली गाड़ी में अस्पताल के गोदाम के पास पहुंचा। उसके साथ 2 और लोग थे जिनके पास पैसों से भरे बैग थे। जैसे ही उसने पैसे निकालने के लिए बैग खोला, चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ घिरी। सायरन की आवाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। संजना तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और कहा, खेल खत्म मिस्टर चौधरी। राकेश चौधरी हकलाने लगा, ये क्या मजाक है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? संजना ने गुस्से से कहा, हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ, तू वही इंसान है जिसने गरीब मरीजों की जिंदगी से खेला, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत उसे हथकड़ियां पहनाए। उसके दोनों साथी भी गिरफ्तार हो गए। राकेश चौधरी चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ा दो, मैं बड़े बड़े नेताओं को जानता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजना मुस्कुराई, तेरी पहुंच जितनी भी ऊंची हो, अब कानून तुझसे ऊपर है। राकेश चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद भी संजना को यकीन था कि मामला यही खत्म नहीं हुआ है। वह जानती थी कि इतने बड़े घोटाले में सिर्फ एक अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। उसने पुलिस स्टेशन में बैठकर केस की फाइल दोबारा खंगाल ली और बैंक ट्रांजैक्शन को गौर से देखने लगी। कुछ ही मिनटों में उसके शक को पक्का करने वाली चीज सामने आ गई। पैसों का एक बड़ा हिस्सा एक मंत्री के खाते में जा रहा था। संजना ने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया, हमें स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े सभी दस्तावेज निकालने होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यह घोटाला ऊपर तक जुड़ा है। इंस्पेक्टर शर्मा ने थोड़ा संकोच किया, मैडम मंत्री जी बहुत ताकतवर हैं, अगर हम उन पर सीधे हाथ डालेंगे तो राजनीतिक दबाव आ सकता है। संजना की आंखों में सख्ती थी, हम कानून के रक्षक हैं, किसी के गुलाम नहीं। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। इसके बाद संजना ने टेक्नोलॉजी सेल की मदद से मंत्री के कॉल रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स निकलवाए। जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। मंत्री न केवल दवाइयों के घोटाले में शामिल था, बल्कि उसने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन भी निजी कंपनियों को बेच दी थी। अगले दिन संजना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और सबूत मीडिया के सामने रख दिए। पूरी खबर आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों ने मंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया और जनता में भारी गुस्सा फैल गया। इस बीच मंत्री ने संजना पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसे धमकी भरे फोन आने लगे और यहाँ तक कि उसे रिश्वत देने की भी कोशिश की गई, लेकिन संजना अडिग रही। कुछ ही दिनों में मामला हाई कोर्ट पहुँच गया। मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।
और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी पहनाई गई तो संजना उसके सामने खड़ी होकर बोली, तुम जैसे लोग सोचते हो कि कानून को पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन आज ये देश देख रहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। मंत्री सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे अब एहसास हो गया था कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती और अपराध की सजा जरूर मिलती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल का पूरा नेटवर्क साफ कर दिया गया। गरीबों को सही इलाज मिलने लगा और व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। जब संजना वापस अपने ऑफिस पहुंची तो उसे सैकड़ों लोगों के धन्यवाद संदेश मिले। एक बूढ़ी औरत जिसका इलाज ठीक से नहीं हुआ था संजना के पास आए और रोते हुए बोली, बेटा भगवान तुझे सलामत रखे, तूने गरीबों की जिंदगी बचा ली। संजना ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत, न्याय की जीत।